गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमारी कैपिटल बजटिंग की सेकंड क्लास है इस फास्ट ट्रैक बैच में। और आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने अभी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन टेकअप किया था और टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की जो पहली टेक्निक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न उस पर डिस्कशन किया था। हमने देखा कि ये जो चैप्टर है ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड चैप्टर है और यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना इस बात को डिसाइड करना है। और किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, फिक्स एसेट्स में। मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको लेके बताया था। फॉर एग्जाम्पल एक होटल चेन को अगर नया होटल खोलना है तो वो इस चैप्टर का सहारा लेगा। अगर एक सिनेमा चेन फॉर एग्जाम्पल पीवीआर को एक सिनेमा हॉल खोलना है तो वो इस चैप्टर का सहारा लेगा। आईआरसीटीसी आपको पता है वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रही है, कई सारी लॉन्च हो चुकी हैं, आगे बहुत लॉन्च होनी है। आईआरसीटीसी का विजन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी मेरे ख्याल से कुछ 10-12 ट्रेन लॉन्च हुई होंगी और आने वाले कुछ सालों में वो चाहती है 400 ट्रेन लॉन्च करेंगे और हर एक ट्रेन की कॉस्ट पता है कितनी है? लगभग 110 करोड़ रुपए वंदे भारत। अब जरा सोचिए, हम ये वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करना चाहते हैं, आईआरसीटीसी है, 110 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ट्रेन लॉन्च करने से पहले ही सोचे ना कि इस रूट पे ट्रेन लॉन्च करनी भी है कि नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही ट्रेन लॉन्च हो जाएगी तो खर्चा हो जाएगा और ऑफ कोर्स फिर क्योंकि ट्रेन लॉन्च होगी तो टिकट्स भी बुक होंगी, रेवेन्यू भी आएगा, ये सब भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ये सारा एनालिसिस हम पहले ही करना चाहते हैं। हमने कहा ये जो टेक्निक्स है ना हमें मदद करेंगी कि हमें फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। अब हमने देखा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है हमें कुछ 5 टेक्निक्स बताता है। हालांकि मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ टेक्निक्स के हम वेरिएंट खुद से करेंगे, पर अगर मैं इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली जाऊं तो ये 5 टेक्निक्स हमारे इंस्टीट्यूट ने बताई है। ट्रेडिशनल में 2 टेक्निक्स बताई हैं जिसमें से हम पहली टेक्निक डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसे ही मॉडर्न में 3 टेक्निक्स बताई। टोटल 5 टेक्निक्स हैं। अब आज से जो हम टेक्निक शुरू करेंगे, या फिर हम ये कहें कि जो ये बची हुई 4 टेक्निक्स हैं, ये जो 4 टेक्निक्स हैं, इन चारों में अगर एक कॉमन चीज है तो वो पता है क्या है? कि ये चारों टेक्निक्स जो हैं ये कैश फ्लोज को कंसिडर करती हैं। किसको कंसिडर करती हैं? कैश फ्लोज को। और अगर आपको याद हो एआरआर जो कि हमने डिस्कस किया था, ये वाली जो टेक्निक है ये एक प्रॉफिट्स बेस्ड टेक्निक है। एआरआर का फॉर्मूला क्या था? हमने देखा कि हम एवरेज पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, क्योंकि हमें एआरआर एनुअल बेसिस पे कंप्यूट करना था। ये एक रिटर्न था कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या कमाई मिल रही है। और कमाई हम अगर प्रॉफिट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमने डिवाइड कर दिया था इन्वेस्टमेंट से। एवरेज पैट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला था और इसके बारे में हमने बात पिछली क्लास में कर ली थी। ये टेक्निक एक प्रॉफिट्स बेस्ड टेक्निक है। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं सारी टेक्निक जो है वो कैश फ्लोज बेस्ड टेक्निक्स हैं। और कैश फ्लोज जो हैं वो हमेशा और हमेशा सुपीरियर माने जाते हैं प्रॉफिट्स में से। आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि प्रॉफिट्स और कैश सेम नहीं होता। अगर प्रॉफिट्स और कैश सेम होते तो मुझे बताइए क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पीएनएल बैलेंस शीट तो होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा मानी जाती है। और ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स और कैश दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि जब हम प्रॉफिट्स कंप्यूट करते हैं तो हम नॉन कैश खर्चे भी डेबिट मार देते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। हो सकता है कि हमने कुछ प्रोविजनिंग वगैरह बना रखी हो, और हो सकता है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो ऐसी है कि वो हमारे प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मान लो स्टॉक जो है उसको आप वैल्यूएशन करने का तरीका बदलें तो प्रॉफिट्स बदल जाएंगे। मतलब प्रॉफिट्स के साथ छेड़खानी की जा सकती है। पर कैश ना एक ऐसी चीज है जो सामने है तो दिख रहा है, मतलब सच्चाई तो कैश में ही है। अगर मैं आपसे सपोज ये बोलूं कि मान लीजिए मेरे एक हाथ में 10 करोड़ का प्रॉफिट है और एक हाथ में 10 करोड़ का कैश है, तो सच्चाई किस में है? कैश में। प्रॉफिट्स ठीक है निकाल लिए होंगे आपने, लेकिन सच तो कैश ही है। 10 करोड़ का कैश है, इसका मतलब ये वो पैसा है जो हम चाहें तो अपने बिजनेस के पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। कैश दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी दिख रहा है। पैसा है तो इसका मतलब ये पैसा यूज भी हो सकता है। कैश में ही सच्चाई है, मान के चलिए। और मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। देखो बिजनेसमैन छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, एक सही बिजनेसमैन की सोच पता है क्या होती है? वो कहता भी देखो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं, अब ना प्रॉफिट्स बता के मुझे कंफ्यूज मत करो कि कितने प्रॉफिट कमाओगे। मुझे ये बताओ जिस तरीके से मुझसे पैसे लेके जा रहे हो 10 करोड़ रुपए, उसी तरीके से ये बताओ कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, आने वाले
कई सालों में वापस कितना कैश करोगे ये बताओ। 10 करोड़ लेके जा रहे हो, क्या वापस मुझे 15, 20, 25, 30, 35 करोड़ करोगे? कितना मुझे वापस करोगे ये बता दो बस। प्रॉफिट प्रॉफिट बता के कंफ्यूज मत करो, मतलब कैश में बात करो। जिस तरीके से कैश लेके जा रहे हो उस तरीके से कैश ही बताओ कि कितना वापस आएगा। और मैं अगर कैश की महिमा में एक दो एग्जाम्पल आपको और दूं तो आपको ऐसे कुछ समझा सकता हूं। देखिए, देखो एक कंपनी है, मान लो बहुत बढ़िया प्रॉफिट रिपोर्ट करती है, मजा आ गया देख के, क्या तो प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन जब उसकी हम बैलेंस शीट में कैश देखते हैं तो कैश तो इतना ज्यादा नहीं दिख रहा। हो सकता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमा के उसको बिजनेस में वापस लगा दिया हो, लेकिन मैंने जब कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी तो वहां पर एक बात नोटिस करी कि कंपनी ने इतना टैक्स तो नहीं पे कर रखा। आपको पता है कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हैं वो अलग तरीके से कंप्यूट होते हैं। आपने अगर टैक्स पढ़ रखा है तो वहां पर पीजीबीपी हेड पढ़ा होगा, वहां पर जो है टैक्स निकालने का एक अलग तरीका है, वहां पे अलग तरीके से पहले प्रॉफिट निकलते हैं फिर टैक्स निकलता है। नहीं तो टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट डिफरेंट हो सकते हैं और टैक्स अकॉर्डिंगली बदल सकता है। तो हमने देखा यार टैक्स इतना नहीं है, प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा कमाया कंपनी ने। और फिर देखे यार अच्छा प्रॉफिट कमाया तो थोड़ा डिविडेंड भी दे देते इन्वेस्टर को, डिविडेंड भी देखते हैं तो वो भी बहुत नहीं है, बहुत मामूली सा डिविडेंड या फिर है ही नहीं डिविडेंड। इसका मतलब फिर एक शक पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को इंप्रेस करने के लिए ऐसे ही फेक मैनिपुलेटिव प्रॉफिट शो कर दिए। क्योंकि कोई भी अगर बोगस कंपनी है, कोई भी अगर ऐसी कंपनी है जो अंदर से फ्रॉड या खोखली है, तो वो कभी भी फेक प्रॉफिट पर रियल कैश बाहर नहीं दे पाएगी। सोचो ना, अगर प्रॉफिट फेक है तो क्या बाहर रियल कैश दे सकते हो? प्रॉफिट ही अगर गलत सलत है तो बाहर ना तो टैक्स की फॉर्म में कैश जा रहा होगा, ना ही डिविडेंड की फॉर्म में कैश जा रहा होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोनों दिख सकते हैं, नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स पेड दिख जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड दिख जाएगा, अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रखा है। मतलब सीधा सीधा ये है कि कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं उसका डिटेल रिवीजन भी हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। अगर आप चैप्टर वाइज डिटेल रिवीजन देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, तो वहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी रिवीजन है, एग्जाम एमसीक्यूज के साथ बहुत बढ़िया से रिवाइज करवाया है। आप वहां पर चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। कैश की महिमा में बहुत बातें बोली है। कैश एक इंपॉर्टेंट एसेट तो है, बड़े बड़े फ्रॉड जब भी हुए हैं कैश ही सबसे पहले गायब हुआ है। तो कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक्स ही हम मानते हैं सुपीरियर। अब सवाल ये आएगा कि सर ये निकलते कैसे हैं? भाई हमने पिछली क्लास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनाई पैट निकालने के लिए, हमने याद है एक स्टेटमेंट बनाई, सबसे पहले सेल्स लिखा माइनस ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, फिर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। पैट निकालना तो पता है सर कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है, एआरआर के लिए तो वही यूज होगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सारी की सारी टेक्निक जो है अब कैश फ्लोज बेस्ड है, तो ये कैश फ्लोज निकालना भी तो सिखाओ। मतलब मैं अब जो अगली बात बोलूंगा आपसे वो ये कि दूसरी टेक्निक जो हम करने वाले हैं पे बैक पीरियड मेथड, इसको डिस्कस करने से पहले या बची हुई सारी टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो हाउ टू कंप्यूट दीज कैश फ्लोज। मतलब पहले हमें ये कैश फ्लोज कंप्यूट करना सीखना है। जब हम वो सीख जाएंगे फिर हम अपनी अकाउंटिंग फिर हम अपनी दूसरी टेक्निक जो है पे बैक पीरियड उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। एक आपको बात बताऊं, जब मैं आपको सारी टेक्निक्स पढ़वा लूंगा और फिर मैं अगर आपसे रैंकिंग करवाऊं कि बताओ टॉप पर कौन और आखिरी में कौन, फिलहाल टॉप पे कौन ये आपको पता लग जाएगा, लेकिन पता है सबसे आखिरी सबसे लीस्ट प्रेफर्ड टेक्निक इसमें से कौन सी है? यही एआरआर। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा ही लिमिटेशन ही यही है कि ये प्रॉफिट्स कंसीडर करती है, कैश कंसीडर नहीं करती। क्योंकि प्रॉफिट का कंसीडरेशन इंफीरियर माना जाता है, या कह रहे हैं कैश का कंसीडर करना सुपीरियर माना जाता है जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल बजटिंग कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, तो हमेशा कैश फ्लोज जो हैं वो सुपीरियर कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर हम रैंकिंग करेंगे ना बाद में चल के, तो हम देखेंगे कि सबसे आखिरी में लीस्ट प्रेफर्ड टेक्निक अगर कोई है तो वो एआरआर टेक्निक है। बाकी आगे पहले हम जल्दी से कैश फ्लोज को समझ लेते हैं कि वो क्या है, और फिर हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है पे बैक पीरियड उसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे। अब जो ये कैश फ्लोज हैं ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये ना मैं कुछ केसेस लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से प्लीज आप देखेंगे, हमें सेल्स दे रखी है 100 की, मैंने कन्वीनियंस के लिए सिंप्लिसिटी के लिए अमाउंट्स छोटे छोटे लिए हैं, ठीक है। फिर हमें कहता है ऑल कॉस्ट, लेकिन एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, ऐसे वर्ड्स लिखे हो तो उसका मतलब ये कौन सी वाली कॉस्ट की बात कर रहा है? ये कैश वाली कॉस्ट की बात कर रहा है।
हम मान के चलते हैं जब हम कैपिटल बजटिंग टॉपिक करते हैं तो नॉन कैश खर्चा हम एक ही मानते हैं जो कि डेप्रिसिएशन है। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है 10 रुपए का, टैक्स रेट 30% का है, हमसे इनफ्लोज मांगे हैं। अब ये इनफ्लोज कैसे निकालने हैं उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी याद है जो हमने डिस्कस की थी? हाँ सर बिल्कुल याद है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हमारी सेल्स कितनी है, सेल्स हमारी 100 की है। फिर हम अपने कैश वाले खर्चे लिखते हैं, मतलब जो डेप्रिसिएशन के अलावा खर्चे हैं वो 60 के हैं, और हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आ जाएगा क्योंकि इस कॉस्ट में डेप्रिसिएशन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट आ जाएगा। और हमारा जो ये डेप्रिसिएशन है इसमें कितना गिवन है, 10 है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा है वो हो जाएगा 30। सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं 30%, इसका मतलब 9 रुपए का टैक्स दे देंगे और हमारे हाथ में आ जाएगा पैट। अगर हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट कर रहे होते तो हम यही पैट को यूज करते, यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एआरआर के पर्पस के लिए यूज होगा। लेकिन जो और टेक्निक्स हैं उसके लिए पैट काम का नहीं है, हमें कैश फ्लोज बर्बाद करनी है। अब बड़ी सिंप्लिसिटी से बात करेंगे, बड़ी कॉमन सेंस लगा के बात करेंगे, आपको बात समझ में आएगी, ध्यान से प्लीज देखते जाना। अब अगर हम कैश की बात करें तो सबसे पहले हम ये बात एज्यूम करेंगे ऑफ कोर्स कि हमने जो 100 रुपए की सेल्स करी है ये सारा पैसा हमें मिल गया होगा, मतलब मिल जाएगा, मतलब कैश में आ जाएगा। 100 रुपए पूरे कैश में आ गए। ये वाले खर्चे तो है ही कैश में, हाँ जी सर 60 रुपए कैश में चले गए। मेरी जेब में कितने बचे हैं, अब 40 बचे हैं। 100 रुपए आए, 60 चले गए, जेब में 40 बचे हैं। डेप्रीसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसके लिए मुझे कोई कैश नहीं देना। डेप्रीसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसके लिए मुझे कोई कैश नहीं देना, इसका मतलब मेरी जेब में अभी भी 40 ही बचे हैं। प्रॉफिट के लिहाज से देखोगे तो 30 रुपए का प्रॉफिट निकल के आया है, क्योंकि इसमें एक खर्चा ऐसा भी माइनस हो गया जो कि नॉन कैश है। लेकिन कैश के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो मेरे हाथ में 40 रुपए का ही कैश है, क्योंकि जो मैंने दो खर्चे अभी देखे हैं 60 + 10 70 के दो खर्चे देखे हैं, इसमें से कैश वाला खर्चा तो सिर्फ 60 ही है, तो सिर्फ 60 ही माइनस होगा, 40 का कैश मेरे हाथ में। सरकार को टैक्स भी मैंने ऑफ कोर्स कैश में ही दिया होगा, क्योंकि सरकार भी थैंक यू से काम नहीं चलाती, उनको भी कैश देना पड़ता है। तो हमारे हाथ में कितना कैश है, हमारे हाथ में जहां तक कैश का सवाल है वो 31 है। कुछ बच्चे आगे चल के ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते सर मान लो हमने उधार पे सेल अगर करें। देखो पहले तो मैं बात अभी पास्ट की तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि हम यहां पर फ्यूचर के कैश फ्लोज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपने उधार पे सेल फ्यूचर में करी भी है, तो उधार कितने टाइम का दोगे, 1 महीना 2 महीना, पैसा तो वापस आएगा ही ना। अगर आप उधार पे सेल करोगे भी, हम ये मान के चलेंगे ना कि वो पैसा आएगा, आज नहीं तो कल कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस 60 रुपए के खर्चे के अंदर रेंट भी होगा, सैलरी भी होगी, और रेंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग खर्चों में और नॉन कैश खर्चों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो एम्प्लॉय की सैलरी कितने दिन डालोगे, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा तो चलेगा भाई। आपको भी पता है ज्यादातर अगर अभी इन कोई छोटा से छोटा भी ऑफिस है, उसकी एम्प्लॉय की सैलरी अगले महीने की 7 तक पे हो जाती है, और बड़ी बड़ी एमएनसीज तो आजकल महीने खत्म होने से पहले ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा देते हैं। मतलब ये कि अगर मान लो कोई, अगर इस 60 रुपए के अंदर मान लो सैलरी रेंट है, अगर वो आउटस्टैंडिंग भी है तो कितने दिन के लिए रहेगा, देना तो कैश में ही पड़ेगा ना। तो डेप्रीसिएशन, लेकिन ध्यान रखें, अब मान लो कि सपोज जिस कैमरा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वो कैमरा महीना खत्म होने के बाद थोड़ी बोलेगा कि भाई अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, पहले मेरा डेप्रिसिएशन दो। अरे वो कैमरा किस मुंह से बोल पाएगा, क्योंकि उस कैमरा को खरीदने के लिए हमने पहले से ही पैसे दे रखे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कैमरा, कैमरा को जब मैं लेके आया था तो वो पहले से ही उसका सारा पेमेंट करके आए थे। इसलिए महीने महीने में जो भी डेप्रिसिएशन, वैसे तो डेप्रिसिएशन साल का कंप्यूट होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो एम्प्लॉय की तरह ये थोड़ी बोल पाएगा। एम्प्लॉय को आप सैलरी रोक के देखो, नहीं, आप लैंडलॉर्ड का रेंट रोक के देखो, कितने दिन रोक लोगे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ज्यादा दिन रोकोगे तो एम्प्लॉय भी छोड़ के निकल जाएगा और लैंडलॉर्ड भी कहेगा खाली करो, यही बात होती है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखें, नॉन कैश खर्चे में और आउटस्टैंडिंग खर्चों में फर्क है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है वो नॉन कैश है, आज नहीं तो कल देना तो कैश में ही है ना। तो डेप्रिसिएशन ही सिर्फ एक नॉन कैश खर्चा होगा। तो हमें अब ये बात समझ में आ गई कि हमने जो सेल किया कैश में किया, ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन ये भी कैश में ही है। तो 100 रुपए आए, 60 रुपए गए, 40 बचे। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन किसी को भी नहीं दिया, लेकिन ये जो 9 रुपए का टैक्स है ये हमने सरकार को दिया, तो हमारा 31 रुपए का कैश इनफ्लो आ गया।
तो आप अगर ध्यान से सोचें तो हुआ क्या है, ध्यान से देखना प्लीज सामने। 100 रुपए का हमारे पास रेवेन्यू आया, सेल्स। 60 रुपए हमने एक कैश दिया है और हमने 9 रुपए का एक कैश दिया है, तो हमारे हाथ में 69 गए तो 31 बचे हैं। ऐसा ही हुआ है। अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट ना करना चाहूं तो एक तरीका कैलकुलेशन का और भी है। आप कहोगे सर देखो, ये जो 21 रुपए का पैट है, 100 रुपए से 21 पर पहुंचने के लिए आपने 3 चीजें माइनस करी, एक 60, एक 10 और एक 9। यही तो माइनस की ना, ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन और टैक्स, ये 3 चीजें माइनस करी और 21 आ गया। तो जो आपने नॉन कैश वाली आइटम भी माइनस करी है उसको वापस से जोड़ दो, क्योंकि वो तो माइनस होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे तो कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आप 31 रुपए निकालने का ये भी तो तरीका है कि पैट में डेप्रीसिएशन जोड़ दो वापस। अगर मैं डेप्रीसिएशन जोड़ देता हूं तो भी तो हमारा कैश इनफ्लो आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं, और रादर हम ऐसा ही करेंगे। कैश इनफ्लो निकालने के लिए हम ना एक यूनिफॉर्म तरीका अप्रोच फॉलो करेंगे। जहां जहां हमें करना होगा यूनिफॉर्म तरीका लगाएंगे, और वो क्या है कि हम पैट लेंगे और उसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, क्योंकि पैट में सारे खर्चे माइनस है, कैश भी नॉन कैश भी, और हम मान के चल रहे हैं कि नॉन कैश वाला एक ही खर्चा है तो उसको जोड़ दो, कैश ही आ जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो ये भी हमें कैश इनफ्लो देगा। और दूसरा तरीका जो ये है वो क्या, कि जैसे ही आप प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन पर पहुंचे, मतलब यहां पर पहुंचे, तो उसके बाद ना टैक्स माइनस कीजिए, उसके बाद टैक्स माइनस कीजिए। प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन कितना है 40, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे हमारा 9, और अभी भी कितना आएगा 31। ये भी एक तरीका है कंप्यूट करने का कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन में से आप क्या माइनस कर दो, टैक्स माइनस कर दो। कुछ बच्चे फिर एक तर्क देते हैं कि सर ये स्टेटमेंट आपको समझ में, हमें समझ में आ गई, जब आपको डेप्रीसिएशन जोड़ना ही है तो फिर माइनस ही क्यों कर रहे हो। नहीं, लॉजिकल शायद आप में से कुछ बच्चों को लग रहा हो, लेकिन है इलॉजिकल बात ये। बच्चे ने कहा कि सर जब प्रॉफिट जोड़ना ही है तो माइनस ही क्यों कर रहे हो, इग्नोर ही कर दो डेप्रीसिएशन को, बात ही खत्म हो जाएगी। मैंने कहा बेटा अगर इग्नोर करूं, मान लो कि 10 अगर हम मान लो इग्नोर कर देते हैं 40 में, तो आप कह रहे हो कि छोड़ो, अगर ये इग्नोर कर देते हैं तो आपको लगता नहीं कि गलती से टैक्स आप 40 पे ही निकाल दोगे। अगर मैंने ऊपर 40 माइनस नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 की जगह 40 आ जाएगा, और 40 पे 30% निकालोगे तो 12 आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं, आपने इनकम टैक्स पढ़ रखा है, सेक्शन 32 शायद पढ़ा होगा वहां पर, क्या वहां पे आपने डेप्रीसिएशन नहीं देखा कि वो एक टैक्स डिडक्टेबल खर्चा होता है। टैक्स के प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस करना अलाउड है, वहां पे ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड वगैरह पढ़ा होगा आपने। डेप्रीसिएशन भले ही अलग तरीके से निकलता है वहां पर, लेकिन अलाउड तो है। डेप्रीसिएशन एक खर्चा मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर डेप्रीसिएशन इग्नोर कर दोगे तो टैक्स गलत आ जाएगा, तो इग्नोर नहीं कर सकते, पहले डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा ताकि टैक्स सही निकले, और उसके बाद फिर डेप्रीसिएशन जोड़ना भी पड़ेगा। और एक दूसरा तरीका, दूसरा भी एक आपको रीजनिंग देता हूं। हम ना ये स्टेटमेंट एक बनाएंगे तो ये हमारी ना एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ड्यूअल पर्पस सॉल्व करेगी। इस स्टेटमेंट की मदद से अगर मैं आपसे कहूं एआरआर निकाल दो, तो पैट भी आपके पास है। आगे वाली टेक्निक जो भी पढ़ाऊंगा, अगर मैं कहूं वो कोई निकाल दो, तो उसके लिए कैश इनफ्लो चाहिए, कैश इनफ्लो भी हमारे पास है। तो अगर मुझे मान लो इसी इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट की मदद से अगर एआरआर भी कंप्यूट करना पड़े, तो हमारे पास क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो वो भी कंप्यूट किया जा सकता है। ये केस नंबर 1 था। क्योंकि पहला केस था तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा बात करनी पड़ी। अब आने वाले केसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमें सेल्स गिवन है। कितने की सेल्स गिवन है? 200 की सेल गिवन है। तो हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में ये 200 पुट कर लेते हैं। फिर हमें ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रीसिएशन, मतलब कैश कॉस्ट दे रखी है, कितने की? 150 रुपए की, वो भी लिख लेते हैं। क्योंकि डेप्रीसिएशन इसके अंदर नहीं है तो ये प्रॉफिट जो आएगा ये बिफोर डेप्रीसिएशन आएगा, और डेप्रीसिएशन फिर हमें दे रखा है कितने का? 20 का। ये डेप्रीसिएशन 20 हमने यहां लिख दिया, और हमारे पास प्रॉफिट बिफोर आ जाएगा टैक्स 30 रुपए का।
फिर सरकार को जो हमको टैक्स पे करना है, इस बार 40% का टैक्स रेट दे रखा है, तो 30 का 40% होता है 12, और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 18। एआरआर के लिए तो यही यूज करते हैं, पर हमने कहा भाई अब जो आगे वाली टेक्निक्स पढ़ेंगे उसके लिए कैश इनफ्लोज चाहिए, कैश में बात करो। हमने कहा देखो भाई कैश में बात करनी है तो फिर कुछ ऐसे सोचो, हम मान के चलते हैं कि जो ये सेल की है वो पूरी की पूरी कैश में आएगी। ये जो खर्चे हैं कैश वाले, ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं है, ये सारे खर्चे भी हमसे कैश में ही हो जाएंगे। तो हमारी जेब में नेट कैश कितना बचेगा? 50 रुपए का। फिर जब डेप्रिसिएशन की बात आएगी, इसमें तो कोई कैश का आउटफ्लो होता नहीं, अभी भी हमारे पास 50 ही बचेंगे, भले ही प्रॉफिट 30 के हो चुके हैं। फिर सरकार को हम 12 रुपए का टैक्स दे देंगे, वो भी कैश में देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास 38 रुपीज का कैश बचेगा। ये 38 रुपीज का कैश निकालने का एक तरीका क्या है कि आप लीजिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब 50 रुपए, और उसमें से माइनस कर दीजिए ये 12 रुपए का टैक्स। 50 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 38। ये एक तरीका है। हमने कहा भी देखो हम आगे चल के ना ये स्टेटमेंट ही बनाएंगे, तो इसी स्टेटमेंट से काम चल जाए तो बढ़िया है। तो हमने कहा इसी स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट में, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो फिगर है जिसमें से कैश हो नॉन कैश हो सब माइनस हो चुका है, तो क्यों ना नॉन कैश वाली आइटम को जोड़ देते हैं। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है जो कैश में नहीं गया फिर भी माइनस कर रखा है, तो उस डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं। ये हमने 20 रुपए यहां पर जोड़ दिए, और 20 रुपए जोड़ते ही हम आ जाएंगे अपने कैश इनफ्लो पर। ये क्या है? हमारा कैश इनफ्लो, जो कि कितने रुपए का हो जाएगा? 38 रुपीज का हो जाएगा। और मैंने आपसे बोला कि ये जो कैश इनफ्लो है ये निकालने का एक तरीका और भी है, और वो तरीका क्या है कि हम प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लें, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लें और उसमें से टैक्स माइनस कर दें। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लें, उसमें से टैक्स माइनस कर दें, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन से ऊपर की दोनों आइटम दोनों वाली कैश वाली हैं, ये भी कैश वाला है ये भी कैश वाला है। तो 200 का कैश आया, 150 का कैश गया, हमारी जेब में 50 का कैश बचा, और इस 50 के कैश में से हमने सरकार को 12 रुपए और दे दिए, तो हमारे पास 38 का कैश इनफ्लो हो गया है। एक बार इसको भी देख लीजिए प्लीज आप। आइए केस नंबर 3 भी फटाफट कर डालते हैं। हमें 1000 रुपए की सेल दे रखी है, ठीक है भाई, ये हमारे पास कैश आया होगा। 400 का हमारा ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन मतलब ये कैश कॉस्ट है। 600 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, और 600 रुपए का फिलहाल देखें तो कैश भी है। फिर एक नॉन कैश खर्चा है 100 रुपए का मतलब डेप्रिसिएशन, 500 रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। सरकार को जो हम टैक्स दे रहे हैं वो 30% का देंगे, तो मतलब 150 रुपए चला गया सरकार के पास। हमारी जेब में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ध्यान रखना कैश नहीं, पैट कितना है? 350। हमने कहा अब हम एक ही तरीका लगाएंगे और क्या करेंगे, इसमें ही डेप्रिसिएशन को हम जोड़ दिया करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारा इस एग्जाम्पल में 100 रुपए का है, और हमने कहा ठीक है जी 100 रुपए जोड़ दो, तो हमारा जो आ जाएगा वो हमारा अब कैश इनफ्लो आएगा। कैश इनफ्लो आएगा और वो आएगा 450 रुपए। अब आप ये तो नहीं सोच रहा ना कि सर जब डेप्रिसिएशन जोड़ना ही है तो ऊपर माइनस ही क्यों कर रहे हो, इग्नोर मारो। नहीं सर, अगर हमने ऐसा सोचा तो टैक्स जो है फिर वो गलत आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऊपर माइनस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो टैक्स हमारा लगता है वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आते हैं उन पर लगता है। और हमारी दूसरी अप्रोच क्या है कि सर आप प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से माइनस कर सकते हैं टैक्स भी, तो 600 में से अगर हम 150 माइनस कर देंगे तब भी हमारा जो आएगा वो 450 रुपए का ही कैश इनफ्लो आएगा। तो ये भी एक तरीका है, इसको भी आप देख लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस नंबर 4 में हम अब एक नई बात सीखेंगे, तो ध्यान से प्लीज इस केस को ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए हमें यहां पर सेल दे रखी है 100 की, ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन दे रखा है 80, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 20 आ गया। और क्योंकि इस बार डेप्रिसिएशन हमारे पीबीडी मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन से भी ज्यादा है, तो हमारा नुकसान निकल के आ गया, इस बार लॉस आ गया। अब आप मुझे बताइए, लॉस अगर आ जाता है तो क्या सरकार को कोई टैक्स देंगे क्या? नहीं सर, सरकार को तो कोई टैक्स नहीं देंगे, लॉस है ना, तो सरकार को टैक्स थोड़ी देंगे। मतलब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नेगेटिव आ गया। जैसे हम प्रॉफिट जब होते हैं तो सरकार को टैक्स पे करते हैं, तो क्या नुकसान जब हो तो हमें टैक्स सरकार से कुछ रिफंड करवा लेना चाहिए? सरकार बोलती है भी देखो प्रॉफिट है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, नुकसान है तो थोड़ा दूरी दो। हाँ, तुम्हें एक फेवर जरूर कर देंगे कि अगर तुम्हारे नुकसान होते हैं तो इस नुकसान को आप
आने वाले सालों में जो प्रॉफिट्स होंगे उससे सेट ऑफ कर लीजिएगा। आपने इनकम टैक्स में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को आपने वहां प्रोविजंस पड़े होंगे उसके, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वगैरह होता है। लेकिन फिलहाल हाँ, हमें कोई टैक्स नहीं पे करना क्योंकि नुकसान है। अब मान लीजिए मैं अगर आपसे कहता हूं कि यहां पर मुझे कैश इनफ्लोज निकाल के बताइए, तो आप में से बहुत से बच्चे जो करेंगे, मैं पहले वो बताता हूं, जो कि गलत होगा जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, लेकिन हाँ, आपकी जितनी समझ है उस हिसाब से आप बिल्कुल ठीक करेंगे। पर हमें ना एफएम में ऐसे नहीं करना। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर देखो आपने समझाया कि जो हमारा पैट है फिलहाल यहां पर -10 है क्योंकि नेगेटिव है, लॉस है, क्योंकि इसमें सब कुछ माइनस हो रखा है, कैश और नॉन कैश हो, तो आप नॉन कैश मतलब डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो कैश इनफ्लो यहां पर 20 होना चाहिए। और जो आपकी दूसरी अप्रोच थी, जहां पर आप प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से टैक्स माइनस कर रहे थे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से टैक्स माइनस कर रहे थे, और यहां पर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 20 का है, तो 20 का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि टैक्स तो दिया नहीं, तो 20 ही आना चाहिए। आप में से बहुत से बच्चे, अगर मैं आपको देता इसको सॉल्व करने के लिए कि कैश इनफ्लोज निकाल दो, तो बहुत बच्चे ऐसे ही निकाल देते, जो कि एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। मतलब एफएम में हमको ऐसे नहीं करना है। सर क्या मतलब ऐसे नहीं करना, तो फिर क्या करना है? एफएम में हमको क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये एज्यूम करते हैं कि कंपनी के ना कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो ये नुकसान हुआ है, ये कंपनी के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें प्रॉफिट हो रहे होंगे, उससे ना इसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा, और उससे हमारी कुछ टैक्स की बचत होगी। उस टैक्स की बचत को हमें कंसिडर करना है। सर समझ में थोड़ा कम आया, थोड़ा एग्जाम्पल लेके बताओ। हाँ, मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, ध्यान से सुनना प्लीज। मान लीजिए कंपनी के 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट ए है जिससे कंपनी ने भरपूर मुनाफे कमाए, 500 करोड़ रुपए के मुनाफे कमाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500 करोड़ का कमाया। और कंपनी का एक प्रोजेक्ट और भी चल रहा है, प्रोजेक्ट बी, जहां पे कंपनी को नुकसान हो गया, और कंपनी का यहां पर 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब जहां तक सवाल कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट का है, तो आप क्या बोलोगे? सर कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है, क्योंकि नुकसान भी है फायदा भी है, नेट में देखा जाए तो कंपनी के 400 करोड़ रुपए के मुनाफे हुए, 400 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स हुए। और अगर सरकार हमसे 30% का टैक्स लेती है, तो 400 करोड़ पर हम 30% दे देंगे, तो ये हो जाता है 120 करोड़। नहीं, मान लीजिए कंपनी ये वाला प्रोजेक्ट जो है, जो नुकसान में है, मान लीजिए कंपनी ये वाला प्रोजेक्ट अगर नहीं कर रही होती, कंपनी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया होता मान लो, फिर उस केस में हमारे प्रॉफिट 500 करोड़ के होते, और हमें सरकार को 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता, जो कि 150 करोड़ निकल के आता। मतलब अगर मान लीजिए कंपनी ने ये नुकसान वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट ही ना किया होता, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 150 करोड़, प्रॉफिट 500 करोड़ का होता, जिसपे सरकार को हमें 30% के हिसाब से 150 करोड़ का टैक्स देना पड़ता। पर सच्चाई तो ये है कि हमने तो ये प्रोजेक्ट किया है, हमें नुकसान भी हुआ है, और इस नुकसान की बदौलत हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से हम जो 150 करोड़ रुपए सरकार को देने वाले थे, वो 150 ना देके हमें सरकार को कितने देने हैं? हमें सरकार को 120 करोड़ रुपए देने। मतलब 30 करोड़ रुपए की जो हमारी टैक्स की बचत हुई है, पहले तो ये बताओ वो किसकी वजह से हुई है? सर ये तो प्रोजेक्ट बी की बदौलत है, इसी की वजह से हमें टैक्स में बचत हुई है। ये नुकसान ना होता तो हमारे प्रॉफिट 500 करोड़ के होते, उस पर 30% देते, पर नुकसान होने की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट 400 का हो गया, जिस पर हमने 30% का टैक्स दे दिया, तो हमारा टैक्स का आउटफ्लो जो है वो कम हो गया। अब एफएम में ना हमें जो सोचना है वो कैसे सोचना है, ध्यान से सुना। हमने आज तक नुकसान को ना हमेशा एक नेगेटिव सेंस में लिया है, लेकिन एफएम में हम नुकसान को एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। उस नुकसान को नुकसान ना देख के हम देखते हैं कि ये वो नुकसान है जिसने हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करवाया है, यही नुकसान है जिसकी वजह से हमारी टैक्स में बचत होगी।
मतलब हमें इस बार से एफएम में नुकसान की एक पॉजिटिव साइड देखनी है कि ये जो हमारे जाता हुआ टैक्स था उसको कम कर रहा है, उसको रोक रहा है। मनी सेव्ड इज एज गुड एज मनी अर्नड, मतलब ये कि ये जो 30 करोड़ की बचत है उसका सारा श्रेय इस 100 करोड़ के नुकसान को जाता है। इस 100 करोड़ पर हमें 30% के हिसाब से टैक्स नहीं देना पड़ा। फिर से बोलता हूं, इस 100 करोड़ के नुकसान की वजह से हमें 30 करोड़ का सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ा। ये 30 करोड़ की जो बचत है ना, ये हमें कंसिडर करनी है वाइल कंप्यूटिंग कैश इनफ्लोज। और वो कैसे कंप्यूट करनी है, अब मैं अपने एग्जाम्पल पे आता हूं, जो हम एग्जाम्पल अभी देख रहे थे। अब देखिए हमें अब किस तरीके से सोचना है। देखो हमें सोचना है कुछ ऐसे, हमने कहा भाई कैश इनफ्लोज निकालने का तरीका हमने देखा कि पैट में हम कह रहे थे डेप्रीसिएशन जोड़ देंगे, अभी भी यही करना है, पैट में डेप्रीसिएशन जोड़ना ही है, -10 में डेप्रीसिएशन 30 जोड़ना ही है। लेकिन एक काम अब एक्स्ट्रा और करना है। क्या? अब हमें चेक करना है क्या हमारे नुकसान तो नहीं है। अगर जवाब आए हां, तो आपको फिर टैक्स सेविंग कंसिडर करनी है। ये एज्यूम करते हुए कि कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे और कंपनी के उन प्रोजेक्ट्स में मुनाफे हो रहे होंगे और इस प्रोजेक्ट का जो नुकसान है उन मुनाफों के साथ सेट ऑफ हो गया होगा, जिसने हमारे ओवरऑल प्रॉफिट कम कर दिए होंगे और ओवरऑल प्रॉफिट कम होने की वजह से हमारी टैक्स में बचत हुई होगी। मतलब इस 10 करोड़ ने हमारी टैक्स में बचत कराई होगी। वो टैक्स की बचत को हमें कंसिडर करते हुए कैलकुलेशंस करनी है। आप में से कई बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर जरूरी थोड़ी है कि कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है, हो सकता है कि दूसरे प्रोजेक्ट ना हो, लेकिन एजम्पशन तो यही लेनी है। फाइनेंस की दुनिया में हमें लॉसेस पर टैक्स सेविंग की एक एजम्पशन लेते हुए ही सारे काम करने हैं। ठीक, तो हमें अब क्या करना है, हमें यहां पर अब एक चीज और जोड़ देनी है। मनी सेव्ड इज एज गुड एज मनी अर्न, मतलब जो पैसा जा सकता था अगर उसको जाने से रोक लिया जाए तो उसको हम इनफ्लो मानते हैं। ठीक, तो अब हम यहां पे क्या कहेंगे कि इस 10 करोड़ ने हमारी 30% की बचत करा दी। इस 10 करोड़ पर हम जो 3 करोड़ का टैक्स दे सकते थे, अगर मान लो जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट है अगर वो ना कम हुए होते तो हमने इस 10 करोड़ पे भी टैक्स दिया होता, क्योंकि उसने दूसरे प्रोजेक्ट्स के 10 करोड़ से प्रॉफिट कम कर दिए होंगे, तो हमारे इस 10 करोड़ पे टैक्स की बचत हो गई, जो कि कितनी है, 3 करोड़ की। तो इसको हमें जोड़ना है। तो हमारा फिर इनफ्लो कितना हुआ, हमारा इनफ्लो हुआ जो आप पहले सोच रहे थे ना, बस उसमें 3 और जोड़ना है। आप कितना सोच रहे थे पहले? सर हमारी सोच थी ये 20 की, बस 20 में 3 जोड़ देना है, मतलब -10 + 30 + 3, 20 में ये 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। सर जो दूसरा तरीका आपने बताया था, हाँ फिर से बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या करना है, हम ये कहेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन। इसमें से हम टैक्स क्या करते थे, माइनस करते थे। अगर टैक्स पेड है तो माइनस ही करो, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इफ एनी। लेकिन अगर लॉस है तो टैक्स सेविंग को जोड़ना है, लॉस है तो टैक्स सेविंग को जोड़ना है। आप मुझे बताइए क्या ये दोनों हो सकते हैं? नहीं सर, होगा तो एक ही होगा। प्रॉफिट है तो टैक्स पेड होगा, लॉस है तो टैक्स सेविंग होगा। दोनों तो नहीं हो सकते ना, एक ही चीज होगी या तो नुकसान या फायदा। मतलब हमें नॉर्मली जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हमारा 20 है, हम 20 लेंगे। टैक्स पेड यहां पे है नहीं, तो इसलिए हम यहां पर टैक्स सेविंग जोड़ देंगे। और टैक्स सेविंग हमारी कितनी है, टैक्स सेविंग आपने ऊपर निकाला, 3 की टैक्स सेविंग है, देख लो अभी भी 23 ही आ रहा है। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कैश इनफ्लोज निकालने का क्या तरीका है। वैसे एक बात बताऊं, ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें प्रॉफिट वाला ही सीन दिया होगा, लेकिन अगर नुकसान है तो ऐसे डील करना है। हमें 2 तरीके पता है। पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सिंपली डेप्रिसिएशन जोड़ दो अगर प्रॉफिट वाला केस है। अगर प्रॉफिट वाला केस नहीं है तो इसका मतलब टैक्स तो होगा नहीं, टैक्स पेड तो होगा नहीं, तो वहां पे टैक्स सेविंग होगी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम डेप्रिसिएशन के साथ साथ टैक्स सेविंग भी जोड़ देंगे। और टैक्स सेविंग कैसे निकलती है, जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान ने हमारे ओवरऑल प्रॉफिट रिड्यूस कर दिए होंगे,
और उस प्रॉफिट रिड्यूस होने की वजह से उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ा होगा, मतलब इस 10 करोड़ पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ा होगा, इस 10 पर हमें 30% की सेविंग हो गई, 3 की सेविंग हो गई, वो जोड़ देनी है। और अगर आप दूसरी अप्रोच लगा रहे हैं तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर टैक्स सेविंग होगा, टैक्स सेविंग जोड़ दीजिए, सिंपल। एक केस और करा दूंगा, बात आपको समझ में आ जाएगी। ये लो, पॉज करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। केस नंबर 5 करते ही ना टैक्स सेविंग का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। आइए जरा देख लेते हैं। हमारे इस केस में सेल्स कितने की है सर? 100 की है। ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन कितना है? 90 है। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 10। डेप्रिसिएशन हमारा यहां पर 30 का है, इसका मतलब नुकसान आ रहा है इस केस में भी कितने का? 20 का। ऑफ कोर्स नुकसान है तो सरकार को टैक्स तो हम देंगे नहीं, इसलिए हमारा पीबीटी का हो या पैट का हो एक ही बात है, क्योंकि टैक्स यहां पर है ही नहीं। अब मैंने आपसे बोला कि जैसे करते थे वैसे ही करो, कुछ नया नहीं करना है। मतलब ये कि जैसे आप जानते हो कि हमने ऊपर माइनस करते करते एक नॉन कैश आइटम भी माइनस करी है, तो उसको जोड़ दो वापस। पहले भी मैं यही कह रहा था कि डेप्रिसिएशन को जोड़ दो वापस, ये लो जोड़ दिया, डेप्रिसिएशन जोड़ दिया। अब एक बात और चेक कर लो, कहीं नुकसान वाला केस तो नहीं है। अगर नुकसान वाला केस है तो फिर उस केस में हम टैक्स सेविंग भी जोड़ेंगे। हम ये बात एज्यूम करेंगे कि कंपनी के जो ये 20 के नुकसान हुए हैं, मान लो ये करोड़ में अगर फीस फिगर्स हैं, अगर 20 करोड़ का नुकसान हुआ है तो कंपनी के और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, वहां पे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, और वहां के प्रॉफिट्स को इस लॉस ने रिड्यूस कर दिया होगा, 20 करोड़ से रिड्यूस कर दिया होगा, और हमने जो टैक्स हम देते, हमने 20 करोड़ कम प्रॉफिट्स पे टैक्स दिया होगा। मतलब इस 20 करोड़ पर 40% के हिसाब से हमने 8 करोड़ की बचत करी होगी। नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि भी देखो टैक्स सेविंग भी है, कितनी? जितना लॉस है उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। मुझे एक बात बताओ, टैक्स पेड कैसे निकालते हो? जितना प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करते हो। तो टैक्स सेविंग कैसे निकालोगे? जितना लॉस है उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करोगे। और हम अब यहां पर कैलकुलेट कितना हो पाएगा बताओ जरा। सर ये हो गया हमारा 30 माइनस 18 का हो गया। दिस विल बी नोन एज कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो लॉस के केस में ये काम करना है। सर एक बार दूसरी वाली अप्रोच से भी करके बता दीजिए। देखो भी दूसरी अप्रोच हमारी क्या थी। दूसरी अप्रोच हमारी ये थी कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लो। अगर तो प्रॉफिट है तो टैक्स पेड माइनस करो, लॉस है तो उस केस में टैक्स सेविंग को जोड़ दो। प्रॉफिट है तो टैक्स पेड माइनस करो, लॉस है तो टैक्स सेविंग जोड़ दो। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हमारा 10 है और हमारी टैक्स सेविंग कितनी है? हमने 20 के नुकसान पर 40% की बचत करी है, मतलब 8 की बचत करी है। 10 प्लस 8 अभी भी कितना आएगा? 18 ही आएगा। तो जैसे मर्जी निकाल लो, बात एक ही है। मेरे ख्याल से अब आपको जो ये टैक्स सेविंग का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा समझ में आया होगा। देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमने अभी तक टेक्निक पढ़ी है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो प्रॉफिट्स बेस्ड थी, और अब हम जितनी भी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी टेक्निक्स कैश फ्लोज पर बेस्ड है। और कैश फ्लोज कैसे कंप्यूट होते हैं हमने अभी देखा कि कैश फ्लोज निकालने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम पैट में डेप्रिसिएशन जोड़ें और फिर ये चेक करें नुकसान वाला केस तो नहीं है। अगर नुकसान वाला केस है तो हमें टैक्स सेविंग भी जोड़नी पड़ेगी, अगर लॉस है तो टैक्स सेविंग भी जोड़नी पड़ेगी। और अगर प्रॉफिट वाला केस है फिर तो हम वैसे ही पैट ले रहे ना, पैट में से तो ऑलरेडी टैक्स माइनस हो ही रखा होगा, अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है, पैट से तो ऑलरेडी टैक्स माइनस हो ही रखा होगा। लेकिन अगर लॉस है तो हमने सरकार को टैक्स नहीं दिया होगा, लेकिन फिर हम टैक्स सेविंग जोड़ देंगे। और दूसरा तरीका क्या है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ले लीजिए और अब चेक कर लो, प्रॉफिट वाला केस है तो टैक्स पेड माइनस कर दो, लॉस वाला केस है तो टैक्स सेविंग जोड़ दो। लॉस या होगा या प्रॉफिट होगा, कोई एक ही चीज होगी। लॉस होगा तो टैक्स पेड होगा, प्रॉफिट होगा तो टैक्स सेविंग होगी। टैक्स पेड कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके। ठीक ऐसे ही टैक्स सेविंग कैसे निकालेंगे? लॉस के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके। ये सारी बातें मैंने अब आपके साथ कर ली हैं। अब हम तैयार हैं अपनी आगे की टेक्निक्स को पढ़ने के लिए। और जो अब हम अपनी अगली टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है पे बैक पीरियड।
देखिए इस टेक्निक के नाम में ही ना इसकी प्रशंसा छुपी है, पे बैक पीरियड। यहां पर जो फाइनल आंसर आने वाला है वो पीरियड की टर्म्स में आने वाला है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल। और पूरा नाम अगर देखोगे तो क्या है, पे बैक। मतलब मैं प्रोजेक्ट से पूछ रहा हूं कि जो पैसे मैं लगा रहा हूं प्रोजेक्ट में, वो पैसा मुझे कब वापस मिल जाएगा। पे बैक पीरियड, मेरा पैसा मुझे कब वापस मिल जाएगा। जैसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वहां पे रेट ऑफ रिटर्न की बात थी, तो फाइनल आंसर जो था वो परसेंटेज में था, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही थी। यहां पर पीरियड की बात हो रही है, तो फाइनल आंसर जो है वो एक टाइम पीरियड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगाए, और मैंने प्रोजेक्ट का जब एनालिसिस किया तो देखा कि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी लाइफ जो है 8 साल है, और हर साल 2-2 लाख रुपए के इनफ्लोज आएंगे। मतलब लाइफ भले ही 8 साल है, 2-2 लाख के इनफ्लोज आएंगे, 8 सालों में मुझे 16 लाख मिलने का अनुमान है। पर मैं 16 लाख में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड इसमें हूं कि जो मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूं, जो मैंने पैसा लगाया है, ये पैसा कब वापस आ जाएगा। तो अगर हम हिसाब लगाएं कि हर साल 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 10 लाख रुपए की रिकवरी 5 ईयर्स में हो जानी चाहिए। कहने का मतलब मेरा लगाया हुआ पैसा मुझे 5 साल में मिल जाएगा, ये 5 साल ही पे बैक पीरियड है। तो हम ना यहां पर इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा, हम यहां पर यह जानने में इंटरेस्टेड है कि हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये हमें कब वापस दे रहे हो। और निकालने का तरीका बड़ा ही आसान है। अगर तो आपको हर साल इक्वल कैश इनफ्लोज मिलने वाले हैं, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया तो वहां पे क्या बोला, हर साल 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो लगाए कितने हैं, 10 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो एनुअल इक्वल कैश इनफ्लो से। 10 लाख को अगर मैं 2 लाख से डिवाइड कर देता हूं तो 5 साल आता है। दिस 5 years इज पे बैक पीरियड। 5 साल बेसिकली अगर हम आसान से शब्दों में कहें तो ये हमारा ब्रेक इवन है। इतने सालों में हमारे लगाए हुए पैसे हमें वापस मिल जाएंगे, इतने सालों में हमें हमारे लगाए हुए पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कतें तब आएंगी जब हर साल के कैश इनफ्लो सेम ना हो, तब थोड़ा निकालने में हमें अलग से थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, मैंने 10 लाख लगाए, लेकिन जो मेरा प्रोजेक्ट है, शुरुआत में हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं या जो सर्विस मैं दे रहा हूं, शुरुआत में कम लोग जानते हैं, इसलिए हो सकता है कि पहले साल में मात्र 1 लाख का इनफ्लो आए, सेकेंड ईयर में 2 लाख का इनफ्लो आए, थर्ड ईयर में 2.5 लाख का आए, ऐसे ही फिर 5 हो जाए, फिर 8 हो जाए। मतलब अलग अलग इनफ्लोज आ रहे हैं। इक्वल इनफ्लोज आएंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट लगाई है, जैसे कि हमने 10 लाख का एग्जांपल लिया, डिवाइड कर दो इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो से, आपको सीधा पे बैक पीरियड मिल जाएगा। लेकिन जब अनइक्वल कैश इनफ्लोज होंगे तो फिर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए जरा देखें इसके बारे में। हमने कहा भाई देखो पे बैक पीरियड क्या है। इट रेफर्स टू द पीरियड विद इन विच द इंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड बाय वे ऑफ कैश इनफ्लोज। हम बात प्रॉफिट्स की नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, कैश इनफ्लोज की। और पे बैक पीरियड हम 2 सिचुएशंस में कंप्यूट करेंगे। पहली सिचुएशन जहां पर कैश इनफ्लोज इक्वल हैं, हर साल सेम पैसा हमें मिल रहा है, और दूसरी सिचुएशन जहां पर कैश इनफ्लोज अनइक्वल है। आसान दोनों ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पे बैक पीरियड की बात अगर मैं करूं तो एआरआर से तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। तो चलिए फिर कुछ एमसीक्यूज देख के ही बात करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमको दे रखी है कितनी, 5 लाख रुपीज। प्रोजेक्ट कह रहा है कि हमें जनरेट करके देगा कैश इनफ्लोज 1-1 लाख रुपए के अगले 8 सालों तक। हमसे पे बैक पीरियड मांगा है, क्योंकि यहां पे हर साल 1-1 लाख का इनफ्लो आने वाला है, तो ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, इक्वल कैश इनफ्लो का। और बिल्कुल क्लैरिटी है भी 1 लाख रुपए हर साल मिलेंगे, तो मेरे को ये जानना है बस कि मेरे 5 लाख रुपए कब रिकवर हो जाएंगे। लाइफ 5 छोड़ो, मेरे 5 लाख कब रिकवर के दो करके दोगे, मतलब जितना मैं लगा रहा हूं ये कब रिकवर हो जाएंगे, तो 5 साल में रिकवर हो जाएंगे। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला का फॉर्म दूं तो हम क्या बोलेंगे, पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको हम एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देंगे, बस आंसर आपके हाथ में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की है, 5 लाख की।
हर साल कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो 5 साल में पैसा रिकवर, 5 years। ए इज द आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखो हमारे एग्जाम का है, जून 2022 में आ जाए, आपको बड़ी खुशी होगी ये क्वेश्चन देख के। सिंपली फॉर्मूला पूछा है और देखो क्या पूछा है, पे बैक पीरियड विद कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब तो समझते ही हो गया, आई होप। कांस्टेंट मतलब इक्वल एनुअल कैश फ्लोज अगर आते हैं तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा? सर उस केस में फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो आप चेक कर लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, मुझे तो यही दिख रहा है, यही सही दिख रहा है, क्योंकि यहां पर तो मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं। एनुअल कैश फ्लो ऊपर कर दिया, ऊपर भी नहीं करते भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऊपर रखते हैं। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपलिस्टिक एमसीक्यू पूछा जून 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है और इसमें भी कुछ भी नहीं है। कहता है एक्सेलेंट लिमिटेड इज प्लानिंग टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 million। डॉलर्स में बात कर ली, मिलियंस बोल रहा है। भाई आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, बच्चे को पता होता है कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं। आपको पता ना 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। पर मुझे यहाँ मिलियन का कुछ करना नहीं है। क्यों? जैसे करोड़ में इंफॉर्मेशन हो, लाख्स में इंफॉर्मेशन हो, तो हम थोड़ी आगे जाके करोड़ में है तो 7-7 जीरो लगाते चलते हैं, लाख में है तो आगे 5 जीरो लगाएंगे। भाई हम करोड़ में आंसर दे देते हैं, हालांकि यहाँ पे आंसर पीरियड में आएगा, बट हम करोड़ की फिगर्स ले लेते हैं, लाख की फिगर्स ले लेते हैं। यहाँ पे मिलियंस है तो मिलियंस की फिगर ले लेंगे, क्या दिक्कत है? प्रोजेक्ट जो है वो हमें कितना जनरेट करके दे रहा है? $25 मिलियन पर ईयर अगले 7 सालों के लिए। ये मैटर नहीं करता कि वो कितने सालों के लिए कैश इनफ्लोज देगा, पे बैक पीरियड के लिए ये मैटर करता है कि हमारे पैसे हमें कब वापस मिल जाएंगे। व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट? $100 मिलियन, दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज एनुअल इक्वल कैश इनफ्लो? $25 मिलियन। तो ये तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 years। ए इज द आंसर। भाई ये मिलियन मिलियन तो आपस में कट जाएंगे, मुझे क्या जरूरत है? मुझे अगर नहीं भी पता कि ये 1 मिलियन में कितनी जीरो होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। मान लीजिए हमारा पे बैक पीरियड किसी भी केस में मान लीजिए 4.5 साल आया, 4.5 ईयर्स आया, ऐसे डेसिमल्स में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर 4 और 5 साल के बीच में ही है। अगर मुझे एग्जैक्टली बताना हो कि कितना है तो हम बोलेंगे 4 ईयर्स, और 0.5 ईयर का मतलब हो गया आधा साल, आधा साल का मतलब हो गया 6 महीने। मतलब 4.5 ईयर्स को हम 4 साल 6 महीने बोल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि हमारा फाइनल आंसर 4.25 ईयर्स है, तो आप क्या बोलोगे? सर 4 साल 0.25 ईयर का मतलब हो गया 1/4 साल का, 1/4 मतलब 12 महीने होते हैं, तो 1/4 मतलब 3 मंथ्स। मतलब ये हो जाएगा 4 ईयर्स 3 मंथ्स। 4.25 ईयर का मतलब यही तो हुआ ना कि 4 ईयर 3 मंथ्स, इतने में रिकवरी हो जाएगी। अब ये 6 जो है कभी निकालने में तकलीफ आए तो आप क्या करना, 1 साल में 12 महीने होते हैं, है ना, और हम आधे साल की बात कर रहे हैं, 12 इंटू 0.5 ये 6 हो गया। ये 3 मंथ्स लिखा हुआ है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 इंटू 0.25 ईयर में देखने कितने महीने होंगे, तो 12 इंटू 0.25। ऐसे करने से आप जो है महीने वाली जो फिगर है वो भी निकाल पाओगे। अब ये मैंने इसलिए बताया कि जो अगला क्वेश्चन ना जो मैं करवा रहा हूं ये दिसंबर 2021 में आया, और आंसर देखो कुछ ऐसे ही दे रखे हैं, 9 मंथ्स 7 मंथ्स 4 मंथ्स 7 मंथ्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, वैसे तो क्वेश्चन आसान पूछा उसने, क्योंकि उसने हर साल के जो कैश इनफ्लो बताए हैं 90,000 के बताए हैं, मतलब इक्वल कैश इनफ्लो का क्वेश्चन है। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? सर पे बैक पीरियड का फॉर्मूला अगर इक्वल कैश इनफ्लो होते हैं तो हम लिखते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी यहां पर दे रखी है 5 लाख रुपए की है, तो 5 लाख को हम अगर 90,000 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है?
सर ये आ रहा है 5.55, बड़े सारे 5 हैं तो हम 5.56 ईयर्स लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आंसर एग्जैक्ट 5.5 आता तो हम कह सकते थे कि 5 साल 6 महीने इज द आंसर, है ना, यही बोलते। लेकिन 5.56 है, 5.50 होता तो हम बोलते 5 साल 6 महीने। इसका मतलब इसका आंसर 5 साल 6 महीने से तो ज्यादा ही है, क्योंकि 5.56 है। एग्जैक्ट 5.5 होता तो हम बोलते 5 साल 6 महीने इज द आंसर। 5.56 है, इसका मतलब 5 साल 6 महीने से तो ज्यादा का ही आंसर है। अगर ये बात है तो जिसमें 4 इयर्स लिखा है जिस ऑप्शन में, वो तो भारी हो गया, क्योंकि आंसर 5 से ज्यादा ही है। यहां तो 4 ईयर लिखा है इसने। और 5 साल 4 महीने वाला भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5.56 है, इसका मतलब 5 साल 6 महीने से तो ऊपर का ही आंसर है। ये दो तो बाहर कर दिए। अब बचा 5 साल 9 मंथ्स या 5 साल 7 मंथ्स। अब इसके लिए भी मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया है। हमारा आंसर में आगे है 0.56। इसको अगर मंथ में कन्वर्ट करना हो तो क्या करो, 0.56 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.56 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 6.72 मंथ आता है। मतलब ये जो आंसर हमारा है ये क्या हो जाएगा, 5 इयर्स 6.72 मंथ्स। 6.72 के नजदीक क्या है, 7 की 9? सर 6.72 के नजदीक है 7। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 इयर्स 7 मंथ्स। क्योंकि एग्जैक्ट 7 मंथ थोड़ी है, 6.72 मंथ है, इसलिए ब्रैकेट में उसने लिखा ऊपर अप्रोक्सीमेट। हमें क्योंकि नियरेस्ट आंसर टिक करके आना होता है, 6.72 के नजदीक 7 महीने हैं ना कि 9 महीने। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक अच्छा क्वेश्चन था, भले ही ये इक्वल कैश इनफ्लो का क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन अच्छा था। इसको भी देख लीजिए प्लीज आप, दिसंबर 2021 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं क्वेश्चन कौन से वाले, अनइक्वल कैश इनफ्लो वाले। इसमें अब हमें थोड़ा सा देखना है कि ये कैसे होंगे। आइए जरा, हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। इसका मतलब हमारा फोकस होना चाहिए कि 1 लाख कब वापस मिलेंगे, 1 लाख कब वापस मिलेंगे। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं सोल्यूशन में, सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर। कितने साल हैं, 1 2 3 4, 4 साल हैं। फिर जो कैश इनफ्लोज लिखे हैं वही लिख लेंगे। सर कैश इनफ्लोज हैं 20,000, 30,000, 45,000, 20,000। इसके बाद ना हम एक कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम का नाम देंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। क्या नाम देंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। इसका क्या मतलब है, पहले साल में हमें 20,000 के कैश इनफ्लो आ गए, सेकंड ईयर तक टोटल कितने आ गए, 20 पहले साल में आ गए थे, 30 सेकंड ईयर में आए, तो टोटल कितने आ गए, 50। सेकंड ईयर तक टोटल 50 आ गए, थर्ड ईयर में 45 और आ गए, तो थर्ड ईयर तक टोटल कितने आ गए, 95। थर्ड ईयर तक 20 प्लस 30 प्लस 45, और फोर्थ ईयर तक 20 और आ गए। इसका मतलब 1,15,000 रुपए का हमारा टोटल कैश इनफ्लो है इस पूरे प्रोजेक्ट में। हमें सिर्फ मतलब है अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, पे बैक पीरियड में सिर्फ इसी से मतलब है। इसका मतलब हमें सिर्फ 1 लाख रुपए से मतलब है। तो 1 लाख की रिकवरी हमारी कब हो रही है, ऑफ कोर्स 3 साल तक देखे तो 95 है, 3 साल तक देखे तो 5,000 अभी शॉर्ट है। मतलब हमारा आंसर जब कहीं फॉल करेगा तो वो 3 to 4 इयर्स के बीच में ही फॉल करेगा। हमारा पे बैक पीरियड जो है वो जो आएगा वो 3 से 4 साल के बीच में आएगा। अब आप देखिए कि क्या हमें करना है, किस तरीके से सोचना है, सामने प्लीज देखिएगा। हम क्या करेंगे, हम पहले तो लिखेंगे 3 इयर्स, क्योंकि इतना तो कम से कम है ही, क्योंकि 3 साल तो हमारा लगेगा ही लगेगा। बल्कि फोर्थ ईयर में भी हमें अभी कुछ टाइम और लगेगा हमारा पूरा 1 लाख रिकवर करने में। अब मुझे यह बताइए कि फोर्थ ईयर में आपको कितना पैसा और रिकवर करना है अपने 1 लाख पूरे करने के लिए। सिर्फ फोर्थ ईयर में हमें 5,000 की रिकवरी और करनी है। मतलब फोर्थ ईयर में हमें 5,000 की रिकवरी और करनी है।
लेकिन फोर्थ ईयर में जो हमें रिकवर हो रहे हैं वो 20,000 रिकवर हो रहे हैं, पर मुझे 5 ही चाहिए। अगर मैं ये मान के चलूं कि हमारे कैश इनफ्लोज इवनली हो रहे हैं, अगर 20,000 पूरे 12 महीने के हैं तो 5,000 तो 3 महीने में रिकवर हो जाने चाहिए, और 3 महीने का मतलब 0.25 मंथ होता है ना। तो हमें इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचना, हमें बिल्कुल सिंपल रखना है। हम क्या करेंगे कि 3 और 4 के बीच में फॉल कर रहा है, पहले 3 लिख लो, उसके बाद चौथे साल में कितनी और नीड है, 5,000 की और नीड है भाई, 95 आ चुके, 1 लाख चाहिए, 5 की और नीड है वो लिख लो, और चौथे साल में कितना कैश इनफ्लो आ रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5/20 करोगे तो 0.25 आएगा, 3.25 ईयर्स। मैं अब यहां पर कुछ वर्ड लिखवा रहा हूं, ठीक है। हम यहां पर लिखते हैं, ये 5 कैसे आया, ये 5 क्या है, ये 5 है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड इन फोर्थ ईयर। और कैसे आया, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी और थर्ड ईयर तक 95 रिसीव हो चुके, थर्ड ईयर तक 95 रिसीव हो चुके। और ये क्या है, दिस इज कैश इनफ्लो ऑफ फोर्थ ईयर, दिस इज व्हाट, कैश इनफ्लो ऑफ फोर्थ ईयर। ये कैश इनफ्लो है चौथे साल का। एक एग्जाम्पल और करेंगे, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपके। मतलब हमारा जो पैसा था 1 लाख रुपए, वो 3.25 ईयर्स में रिकवर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में आया अगला क्वेश्चन, MNP Limited is considering purchasing of an asset costing rupees 80,000 and having a useful life of 4 years। कह रहा है हम एक एसेट परचेज करने का सोच रहे हैं 80,000 का, जिसकी लाइफ 4 साल है। कह रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स जो हमारे कैश फ्लोज हैं वो 25,000 रुपए के। देखो ये ना कभी कभी वर्ड यूज करेगा आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। आप मुझे बताओ, हमने जब कैश इनफ्लो निकाला तो क्या टैक्स माइनस नहीं किया था भाई? कैश इनफ्लो निकालते वक्त टैक्स तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कैश में ही दिया है। हमारा फॉर्मूला क्या था दूसरे वाला, पीबीडी माइनस टैक्स, टैक्स माइनस कर रहे थे ना। तो ये वर्ड्स पे मत जाना कि आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज, भाई ठीक है वो कैश इनफ्लोज होते ही आफ्टर टैक्स है। कह रहा है पहले 2 सालों में 25,000 का कैश इनफ्लो है और आखिरी 2 सालों में 20,000 का कैश इनफ्लो है। मतलब चारों सालों में सेम तो नहीं है ना, पहले 2 साल का अलग है, अगले 2 साल का अलग है। कह रहा बताइए व्हाट इज द पे बैक पीरियड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करें, फिर से हम एक ईयर का कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे? 4। फिर कैश इनफ्लोज का कॉलम बनाएंगे, कितने कितने भाई? पहले 2 सालों में 25,000 है, अगले 2 सालों में 20,000 है। फिर हम एक कॉलम बनाते हैं क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज का। पहले साल में 25 आ गए, दूसरे साल तक 50 आ गए, तीसरे साल में 70, तीसरे साल तक 70 आ गए, और उसके बाद फिर 90 आ गए, है ना। सारा ये मिला के देखोगे तो 90 ही है ना। अब हमें कितने रिकवर कर दें? सर हमें जो रिकवरी करनी है वो 80,000 की करनी है। हमें रिकवरी कितने की करनी है? 80 की। तो सर हमारा आंसर 3 और 4 के बीच में ही फॉल करेगा। हमारा जो आंसर है वो 3 और 4 के बीच में ही फॉल करेगा। तो क्या लिखे आंसर में? 3 ईयर्स प्लस तीसरे साल तक 70,000 रिकवर हो चुके। हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का है? 80 का। तो फोर्थ ईयर में हमारी जो नीड है वो 10,000 की है, और फोर्थ ईयर में टोटल कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10/20 मतलब 3.5 साल में हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। और यहां पर भी फिर से एक बार लिख लीजिए,
ये क्या है? ये वो है जो हमें अब एडिशनल कैश, जो थोड़ा बहुत कैश बच गया जो रिक्वायर्ड है, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड इन फोर्थ ईयर। 80,000 में से 70,000 की रिकवरी हो चुकी है 30,000 तक, तो चौथे साल में 10 और चाहिए। और ये क्या है? कैश इनफ्लो इन फिफ्थ ईयर, सॉरी फोर्थ ईयर, कैश इनफ्लो इन फोर्थ ईयर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 साल। बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम एमसीक्यू है ये भी। ये क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर का है, आइए इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज द पे बैक पीरियड for a project that cost rupees 120 and would yield after tax cash flows of 20 in first year, 22 in second year, 25 in third year, 27 in fourth year, 48 in fifth year और 50 in sixth year। 6 साल का डेटा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5। ध्यान रखें हमारे सैंपल पेपर का क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के, उससे कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो कैश इनफ्लोज हमारे कितने कितने हुए? 20,000, 22,000, 25,000, 27,000, 48,000, 50,000। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज 20, 42, 42 में 25 जोड़ो भाई, कितना होता है? 67 प्लस 27, 94 प्लस 48, 142 प्लस 50, 192। ठीक है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का है? सर इन्वेस्टमेंट 120 का है। देखो 120 कहां फॉल कर रहा है? सर 120 फोर्थ और फिफ्थ ईयर के बीच में फॉल कर रहा है, मतलब इसका आंसर जो है 4 और 5 के बीच में आएगा। तो पे बैक पीरियड हमारा क्या होगा? 4 इयर्स प्लस फोर्थ ईयर तक 94 आ चुके, तो हमें कितने और चाहिए? सर देखिए हमारा टोटल कैश तो 120 चाहिए हमें, फोर्थ ईयर तक 94 आ चुके, इसका मतलब फिफ्थ ईयर में हमको 26,000 और चाहिए। और फिफ्थ ईयर में आ कितने रहे हैं ये चेक करना है। फिफ्थ ईयर में आ कितने रहे हैं? 48 आ रहे हैं, तो 48 से डिवाइड करना है। तो 4 इयर्स प्लस 26,000 अपॉन 48,000। भाई जितने जो आपका फाइनल ईयर है जहां पर आपके सारे पैसे रिकवर हो रहे हैं, तो देखो उस साल में कितने की और नीड है और उस साल का कैश इनफ्लो कितना है। ठीक है, तो 26 अपॉन 48,000 करेंगे तो 0.54 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 4.54 ईयर्स। 4.54 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 ना स्टडी मटेरियल का है, इसको होमवर्क में लिखो। इसका ना आंसर आपका 3.58 ईयर्स आएगा, तो नियरेस्ट आंसर आपको सी दिखेगा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा घर पर।
क्वेश्चन नंबर 11 एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पर कुछ बच्चे यहां पर थोड़ी सी गलती का शिकार हो सकते हैं। अपना क्वेश्चन जब बच्चा पढ़ता है, ये वाला जून 2022 में क्वेश्चन आया, उसका ध्यान सिर्फ ट्रेडिशनल पे जाता है और वो बेचारा परेशान होता है। ट्रेडिशनल, सर ने तो ट्रेडिशनल दो टेक्निक्स दिखवाई थी, एआरआर और पेबैक पीरियड। एआरआर और पेबैक पीरियड ये दो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। इन दोनों को ट्रेडिशनल क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा अभी, जब हम आगे की टेक्निक्स पढ़ेंगे ना तो कंपैरिजन हो जाएगा। तो बच्चे को लगता है ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता क्वेश्चन। इसमें लिखा है ट्रेडिशनल कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक्स। क्वेश्चन देख रहे हो, ट्रेडिशनल कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक्स। माना एआरआर और पेबैक पीरियड दोनों ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, पर एआरआर प्रॉफिट बेस्ड टेक्निक है और पेबैक पीरियड जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, पेबैक पीरियड। अगर ट्रेडिशनल की भी बात करें और कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक की बात करें तो पेबैक पीरियड इज द आंसर। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है मॉडर्न टेक्निक्स में आता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है तो ट्रेडिशनल, बट वो कैश फ्लो बेस्ड नहीं है, वो प्रॉफिट बेस्ड है। अब जो पेबैक पीरियड टेक्निक है इसका हम थोड़ा बहुत एनालिसिस अभी अगली क्लास में करेंगे, और उसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे अपनी मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ। और हमेशा की तरह मैं आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। आपको जिनको लगता है कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और शायद सीएमए एफएसएम से थोड़ा परेशान है, तो शायद उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।